नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज ये 52वीं क्लास फिर से आ गई है और आज मंडे है और मंडे से ये आपके वापस फिर से अपना वही क्रम जारी रहेगा। सोम से शुक्रवार तक क्लासेस मिलेगी आपको। सैटरडे संडे आपकी कोई क्वेरी होगी उस पे जैसा अपना पहले क्रम चल रहा था। थोड़े से डिस्टर्ब हुए बीच में, नया साल आया और विंटर वेकेशन में मैं भी बाहर गया था, तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। लेकिन अब जो है नियमित रहेगी क्लासेस। अब विद्यार्थी जो रीट की तैयारी कर रहे हैं और सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, दोनों के लिए ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीट के अंदर ये पूरा सिलेबस है ही। स्पेशली जो एसएसटी से हैं उनके लिए। साइंस वालों के लिए समस्या ये है कि उनको जीके अलग से पढ़ना है इसमें, और साइंस वालों के लिए रीट में थोड़ा सिलेबस कम मैच करता है। तो आपको वहां पे चयन करना पड़ेगा पहले कि आपको सेकंड ग्रेड देनी है या रीट। आप ऐसा भी कर सकते हैं साइंस वाले कि पहले जो है सेकंड ग्रेड की बढ़िया व्यवस्थित तैयारी करें, और जब रीट की विज्ञप्ति आती है और ये कंफर्म हो जाए कि हाँ 14 या 15 मई को जो है एग्जाम होगा ही होगा, तब एक बार इसको साइड में रखकर और उसको कर सकते हो। क्योंकि इसका आपने रीट का पढ़ रखा है पूरा का पूरा, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। तो वहां पे आपके ये चीज हो सकती है ताकि आपके ये भर्ती भी हाथ से निकले नहीं, और उसमें भी आप प्रयास कर सकते हैं। बस यही सॉल्यूशन हो सकता है, इसके अलावा मुझे कुछ सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा। फिर भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर आप खुद स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। अब साथियों ऐसा है कि आज अपना जो टॉपिक है वो है मेवाड़ वर्सेस सल्तनत, यानी सल्तनत कालीन जो शासक थे उनका मेवाड़ के राजाओं के साथ में क्या रिलेशन रहा, ये है। अब हिस्ट्री जब पढ़ने जाते हैं तो ये आपके देखो सेकंड ग्रेड में सिलेक्टिव है चीजें, पूरी की पूरी हिस्ट्री नहीं है। तो इसमें आपकी स्पेशली जैसे सल्तनत के साथ में संबंध है, तो सल्तनत के साथ में जो राजा उस समय रहे हैं उनको पढ़ना है व्यवस्थित रूप से। इसमें स्पेशली आपके जयद्रथ सिंह, रतन सिंह ये आएंगे, ठीक है, एक राणा सांगा आएगा। अब जब किताबें देखते हैं, चाहे आप मेरी किताब देख लोगे चाहे कोई भी, तो आसपास की हिस्ट्री भी दी जाती है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया जाता है साथियों, क्योंकि डायरेक्ट राजा देते हैं तो वहां पे पढ़ना तो वो चीज है, लेकिन आसपास की आपकी हिस्ट्री के लिए वो आधार नहीं बन पाता है, जिसे आप समझ नहीं पाते कि क्या है। तो इसलिए वो मैटर थोड़ा सा दिया जाता है। हालांकि अपनी जो क्लास है आज की, ये पूरी पॉइंट टू पॉइंट चलेगी, और जो सिलेबस में है आपके उसके आधार पर चलेगी, और इसके नोट्स व्यवस्थित बना देना। बहुत कुछ चीजें इसमें आपको मैं देने वाला हूँ। मेरी तरफ से मैं कुछ भी क्लासेस में कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, फिर भी 1-2% हो जाती है, मानव है तो कुछ। और मैं जो है लेवल को लेकर चल रहा हूँ, जो सेकंड ग्रेड का स्पेशली आपका लेवल है उसको लेकर चल रहा हूँ। तो साथियों शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, मेवाड़ वर्सेस सल्तनत। तो सबसे पहले थोड़ा सा मेवाड़ पे अपन डालते हैं नजर कि मेवाड़ में शासक अपने जो थे गुहिल थे, और सिसोदिया भी कहते हैं इन्हें। सिसोदिया इसलिए कहते हैं क्योंकि सिसोदा ग्राम से शाखा की स्थापना हुई बाद में, तो सिसोदिया कहते हैं। फिर गुहादित्य, और इनकी वजह से नाम पड़ा इसका गुहिल। कभी मौका मिलेगा और पूरे विस्तृत राजस्थान का इतिहास जब पढ़ाऊंगा तब एक एक चीज आपको बढ़िया तरीके से करवा दूंगा। क्योंकि अभी यदि मेवाड़ पढ़ने गए तो मेवाड़ में ही 15 दिन अपने निकल जाएंगे पूरी हिस्ट्री को पढ़ने में। तो ये बहुत, क्योंकि बहुत विस्तृत है इतिहास, और वहां पे अभी अपन को शॉर्ट में ही पढ़ना होगा। तो ये चीज ध्यान रखें कि यहाँ पे सिसोदिया और गुहिल वंश का, सिसोदिया और गुहिल एक ही है, ठीक है ना, ये समझे। बाद में विभाजन हुआ वो कभी विस्तृत में आपको बताऊंगा, अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है जो मैं बता रहा हूँ। वीर विनोद जो श्यामल दास की रचना थी, वीर विनोद के अनुसार गुहिलों की 36 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखें स्पेशली जिसके अनुसार है, क्यों अलग अलग के अनुसार अलग अलग है, ठीक है ना। वीर विनोद के अनुसार 36 शाखाओं का उल्लेख है। मुहणोत नैणसी और कर्नल जेम्स टॉड चॉइस शाखाएं बताते हैं। कई बार इन शाखाओं से प्रश्न आ जाता है, हालांकि ये दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें थोड़ा सा आसपास की चीजों के लिए। तो चॉइस शाखाओं का उल्लेख किसने किया है? कर्नल जेम्स टॉड और मुहणोत नैणसी ने। और 36 शाखाओं का उल्लेख किया है आपके वीर विनोद जो श्यामल दास की रचना है। अब गुहिलों का साथियों जो आदि पुरुष था वो बापा रावल माना जाता है। बापा रावल को आदि पुरुष मानते हैं। इसको काल भोज, माल भोज ऐसे भी नाम मिलते हैं। बता दें 27 हाथ की धोती पहनते थे, और बहुत है इनके बारे में जानकारी, जितनी कहे उतनी कम है। हारित ऋषि से आशीर्वाद लिया, राष्ट्र सैनी माता का आशीर्वाद मिला, और वो स्टोरी है पूरी पीक थूकते हैं, और फिर बाद में बताते हैं जहां तक तेरा ये जाएगा तो वहां तक शासन होगा। बहुत लंबी स्टोरी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन अभी सिलेबस के अनुसार वो नहीं बताई जा सकती, समय काफी चला जाएगा। तो ये बापा रावल आप ध्यान रखें कि मूल आदि पुरुष जो कहा जाता है गुहिलों का, वो बापा रावल को कहा जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। हालांकि मैंने जो इतिहास याद किया था, और मेरा वही ट्रेडमार्क तरीका है, ट्रिक मैंने याद किया था, इसमें शिलादित्य, गुहादित्य ऐसे शासक भी हुए, तो सीकू बापा, अक्षय, शाकुजे, तेसर ऐसे याद किया। जैसे लास्ट में तेसर बोला है ना,
तेज सिंह, समर सिंह, रतन सिंह। फिर रतन सिंह में रावलांत, रावल शाखा का अंत हो गया और फिर राणा शाखा शुरू हुई थी सिसोदा ग्राम से, वही हमीर के समय। तो इस तरीके से फिर सिसोदा ग्राम से शुरू हुई हमीर के समय, तो सिंह ऐसे याद किया। फिर सिंह को लाख बार मौका मिला, कुंवारा सांगा रवि बनकर यूपी आकर झगड़ा जाए, आज जगह भीम स्वरूप से एफबी पर अकाउंट खोला। एफबी लास्ट वाले जो एफबी पर अकाउंट खोला है ना, एफबी यानी फतेह सिंह गोपाल सिंह। ऐसे ही सारी के सारे पूरा इतिहास मतलब जब पढ़ाते हैं तो दिमाग में वो कैसे बैकग्राउंड में चलती रहती है और आगे आउटपुट आपके सामने जो मैं बोलता हूँ वो आता रहता है। इसी तरीके वापस बोल के बताऊं एक बार ट्रिक। सिंह को लाख बार मौका मिला, कुंवारा सांगा रवि बनकर यूपी आकर झगड़ा जाए, आज जगह भीम स्वरूप से एफबी पर अकाउंट काफी समय लगेगा आपको इस चीजों को थोड़ा सा कंटेस्ट करने में। मतलब ऐसे ही है, पॉलिटिकल भी क्या है, पॉलिटिकल के अंदर भी जैसे राष्ट्रपति याद करना है, राजा राधा जाके गिरी, फकरुल नीलम ज्ञानी, वेंकट शंकर नारायण, अब्दुल प्रतिभा प्रणव और अब कोविंद ये चीजें हैं। मतलब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारी की सारी चीजें जो है, ये तो मैं आपको करवाऊंगा वैसे पॉलिटिकल पढ़ाऊंगा जब, कि ये चीजें ऐसे मतलब आनंद आएगा। समय लेता हूं मैं, लेकिन आपको आनंद आएगा और वास्तव में लगेगा कि इस तरीके से भी पढ़ाई की जा सकती है। अपनी पदोन्नति का त्याग कर रहा हूं तो आप लोगों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचना जरूरी है, तो ये ध्यान रखें। अब देखो मेवाड़ की राजधानियां, कई बार क्रम पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ की राजधानियों का क्रम क्या था, और जब क्रम पूछा जाता है तो बकरी डिब्बे में आती है सीधी की सीधी कि अब फंस गई गाड़ी। तो इसके क्रम को याद करने की एक ट्रिक है साथियों, नाग की आंच से ऊंचे उठो। भाई कोई नाग है, देखो डसे है, अभी की आंच थोड़ा ऊपर उठो, यूं नाग की आंच से ऊपर उठो। यानी कि सबसे पहली जो राजधानी थी वो थी आपके नागदा, ठीक है, बापा रावल ने स्थापित की थी। फिर इसके बाद में एक राजधानी आहड़ को भी बनाया गया। आहड़ के बाद में साथियों जो राजधानी बनी वो बनी चित्तौड़, ठीक है, आहड़ अल्लट ने बनाई थी, चित्तौड़ जयत्र सिंह ने बनाई, चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया गया। फिर चित्तौड़गढ़ के बाद में जो राजधानी बनी वो उदयपुर, उदयपुर के बाद में जो राजधानी बनी वो चावंड, ठीक है। और चावंड से पहले और इसके दरमियान एक राजधानी और बनी थी जो अस्थायी राजधानी थी, वो थी आवरगढ़, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखें कि आवरगढ़ अस्थायी थी इसलिए इसके अंदर नहीं लिया। अब देखो नाग की आंच से ऊंचे उठो, तो नागदा आ गया, फिर आहड़ आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, उसे उदयपुर आ गया और चावंड आ गया। और इतने याद कर लेना आपने तो ये आपके बहुत मतलब काम आ जाएगी और आपका कहीं ना कहीं बहुत हेल्प हो जाएगी इसके अंदर, ये चीजें जब अपने को याद होने लगती है तो उसके बाद, ठीक है। लगभग आ गई है आपके सारी आ गई। उदयपुर का एरो थोड़ा सा ही कर देना, ये इधर से, ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखो जब ऐसे तो शासक बहुत सारे हुए, मैंने आपको ट्रिक से बोल के भी बताया, लेकिन अपन को सल्तनत काल पढ़ना है। तो सल्तनत काल में आपको यदि पूछते हैं तो इल्तुतमिश से प्रश्न बनना, इल्तुतमिश और जयत्र सिंह से प्रश्न बनना बहुत स्वाभाविक है। अब देखो क्या हुआ कि इल्तुतमिश और जयत्र सिंह को पढ़ते हैं, इन दोनों के बीच में युद्ध पूछा जाता है जो भूताला का युद्ध हुआ, 1227 इसकी डेट मिलती है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं हुआ। पहले बताते कि 1222 से 1229 के मध्य इनके बीच संघर्ष चलता रहा, ठीक है। 1222 से 1229 के मध्य इनके बीच संघर्ष चला और 1222 से 29 के बीच में मतलब इसने बहुत बार इल्तुतमिश ने आक्रमण किया यहाँ। तो राजधानी नागदा थी तो नागदा को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। तब जयत्र सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, दूसरी राजधानी बनानी ही पड़ी, तो इसने दूसरी राजधानी चित्तौड़ को बनाया, ठीक है। चित्तौड़ राजधानी ऐसे बनी थी। अब इनके बीच में 1227 को भूताला का युद्ध हुआ। बात यूं है कि इतनी बार आक्रमण करे, परेशान करे, रेन परेशान करे, तो भाई काटो तो काटना पड़ी, यूं बार बार परेशान करो थोड़ी चले। तो भाई जयत्र सिंह भी कह के इन काटो काटना पड़ी, की भी करें जो भी है अपन करना पड़ी। तो भाई इन्होंने क्या किया कि इनके बीच में एक युद्ध हुआ, भूताला का युद्ध जाना जाता है, 1227 में हुआ। इल्तुतमिश को बताते कि पराजित कर दिया और खदेड़ दिया जयत्र सिंह ने, ठीक है। इसकी जानकारी कहां मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है हम्मीर मद मर्दन में, जो जय सिंह सूरी की रचना थी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। याद क्या रखना है? भूताला का युद्ध 1222 से 1229 के बीच में इनके संघर्ष चलता रहा और जानकारी इसकी मिलती है हम्मीर मद मर्दन से। आने वाले समय में जो प्रश्न बन सकता है वो यहां से बन सकता है कि जयत्र सिंह के सेनापति कौन थे, बालक और मदन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये यहां से, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना इसको कि जयत्र सिंह के सेनापति कौन थे, बालक और मदन थे, जिसने
इल्तुतमिश को खदेड़ा था। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब कर्नल जेम्स टॉड क्या बताता है? कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार कि 1201 में नागौर में युद्ध हुआ जिसमें इल्तुतमिश पराजित हुआ। ये कर्नल जेम्स टॉड बताता है, स्पेशली इसके अनुसार। ज्यादातर जानकारी ये वाली सही है, 1227 वाली ये सही है, फिर भी स्पेशली कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार पूछ लिया जाए तो यहाँ पे कई बार विद्यार्थी पूछते हैं ना सर कि हमने ये पढ़ा, आपने ये बताया, या कहीं ये दे रखा है, ये दे रखा है। तो ऐसा है कि इतिहास में इतिहासकारों के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद है, बहुत ज्यादा मतभेद। जैसे पद्मिनी की कहानी आएगी अभी, आज की क्लास में पद्मिनी की कहानी बताऊंगा आपको, तो उसमें भी मतलब कई लोग विश्वास नहीं करते हैं, कई क्यों नहीं करते हैं इसका कारण भी बताऊंगा, और आपको वास्तव में लगेगा कि हाँ ये बात सही, सर सही कह रहे हैं कि यही कारण होगा इसके पीछे। तो ये चीजें इतिहासकारों में ही मतभेद है, तो कई बार कई इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। तो इसमें देखो मैं चाहे शिक्षक हूं, वो क्या कर सकता है, आप स्टूडेंट क्या कर सकते हो, अपने को जो सोर्सेज मिलेंगे पढ़ने के लिए, जो स्रोत मिलेंगे उसके अनुसार ही तो अपन पढ़ाएंगे। तो इसके अंदर जो चीजें अलग अलग मिलती है तो वो अलग अलग कभी बतानी भी पड़ती है। अब ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखें इंपॉर्टेंट कि 1248 में नासिरुद्दीन महमूद का आक्रमण हुआ। अब ये आक्रमण क्यों हुआ, इसका भाई आया था या कैसे आया, वो स्टोरी आपके इसमें रिलेटेड आपके काम की नहीं है वो चीज, लेकिन आपके अंदर उस स्टोरी में ये लाइन काम की है कि 1248 के अंदर नासिरुद्दीन महमूद का आक्रमण हुआ, जो जैत्र सिंह के समय माना जाता है। तो जैत्र सिंह के समय यदि देखा जाए दिल्ली के 2 सुल्तानों का आक्रमण हुआ, एक नासिरुद्दीन महमूद का और एक इल्तुतमिश का। मेरे ख्याल से यहां तक की क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बहुत मतलब तथ्य जो है निकाल के लाने पड़ते हैं, संकलन करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा तथ्य जो काम का है वो छूटे नहीं और जो अनावश्यक है वो आए नहीं। ये सारी चीजें ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान रखनी पड़ती है, तब जाकर ये एक स्लाइड जो आप देख पाते हो यहाँ पे वो तैयार होती है। और ये मतलब आपके पास में 4-5 या इससे भी ज्यादा किताबों का संकलन है, निचोड़ आपके पास आ रहा है। और इसके लिए मुझे गर्व होता है कहते हुए। कई लोग कहते हैं आप क्यों कहते हो बार बार, क्योंकि जब जो व्यक्ति करेगा वही कहेगा। मुझे गर्व होता है कि मैं राजस्थान के लगभग जो है लगभग विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों की निःशुल्क रूप से सेवा कर रहा हूं। तो अच्छा भी लगता है कहते हुए, और विद्यार्थियों का प्रेम भी है जो ये करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो अब करना क्या, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है। अब मैं हटूंगा यहां से और आप स्क्रीनशॉट लोगे, नोट करोगे, पॉज करके स्क्रीनशॉट लिया करो, नोट करोगे, और इसके बाद चलते हैं अपन अगली स्लाइड पे। साथियों आगे बढ़ते हैं। अब अपने देखो जैत्र सिंह को पढ़ लिया है, अब और सल्तनत काल के साथ में और किसके संबंध रहे हैं उनको पढ़ते हैं। उनमें से एक जो शासक आता है वो है आपका तेज सिंह। तेज सिंह से पहले सावंत सिंह शासक था, लेकिन सल्तनत काल के सॉरी सल्तनत काल के शासकों के साथ में उसका संबंध ज्यादा रहा नहीं, तो इसलिए तेज सिंह का है, सीधा ही लिया है। तेज सिंह के समय देखो 1253-54 के अंदर बलबन, गयासुद्दीन बलबन का आक्रमण हुआ। ये एक लाइन आपको यहां से ध्यान रखनी है, ठीक है। तेजोबा यूं याद रख लीजिए, क्या याद नहीं हुआ तो तेजोबा, ठीक है। तेज यानी तेजो यानी तेज सिंह और बा यानी बलबन, हम तो याद हो जाए। और क्या कर सका रहे याद कराने वास्ते, और बताओ के कोई एफर्ट हुए तो वो भी करदा, वो एफर्ट सब बढ़िया है। तेजोबा, ठीक है। बा है तो कोई 50 से ऊपर के होंगे, 53-54 साल के होंगे, बस ये होगी। देखो हाँ तो हाँ ट्रिक बनती है, 53-54 साल के होंगे, कोई बा है तो तेजोबा है। अब तेज सिंह वह शासक था जिसके समय ताड़पत्र पर लिखा हुआ पहला चित्रित ग्रंथ मेवाड़ का जो चित्रित किया गया था वो थी अपने श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी, जो कमल चंद्र ने लिखा था। 1260 की बात है और ये सबसे प्राचीन माना जाता है। फिर इसके बाद में सुपासना चर्यम भी है जो मोकल के समय लिखा गया, हीरानंद ने लिखा था। और सुपासना चर्यम और ये जो है अब ये श्रावक प्रतिक्रमक चूर्णी ये पाटन संग्रहालय में पड़ा है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब बता दिया बीच में, ध्यान रखना, क्योंकि ये तेज सिंह के समय वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। हालांकि चित्रकला में आएगा ये, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो लिखवाऊंगा बाद में। फिर देखो रावल शाखा का अंतिम शासक जो है, ये 2 शाखाएं थी, ठीक है। रण सिंह के समय 2 शाखाएं हुई थी। क्षेम सिंह ने अलग शाखा की स्थापना की, राहप ने अलग शाखा की स्थापना की। अब जो साइंस वाले हैं वो यहाँ पे थोड़े सी सिर घूमने लगेगा कि सर क्या बोल रहे हैं। देखो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए ये स्लाइड काम की है। वो जो है बाद में कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसको समझाएंगे कि क्यों शाखाएं अलग हुई, कैसे है। ऐसे तो शिवाजी भी मेवाड़ के शाखा के हैं और नेपाल का वंश भी मेवाड़ की शाखा का है, तो वो सारी अलग बातें हैं, उनको व्यवस्थित विस्तृत कभी पढ़ाएंगे। अभी आपके काम का ये है कि अभी आपको पढ़ना है रतन सिंह।
क्यों पढ़ना है रतन सिंह? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच में संघर्ष हुआ था और उस संघर्ष को अपन को यहाँ पे पढ़ना है और प्रश्न आने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है यहाँ से। अब इनके बीच में युद्ध का कारण क्या था साथियों? कारण सबसे, कोई भी युद्ध हो तो उसमें कारण महत्वाकांक्षा होती ही है। दोनों शासकों की महत्वाकांक्षा, अपने साम्राज्य के विस्तार की महत्वाकांक्षा, अपनी सीमाओं के विस्तार की महत्वाकांक्षा, तो ये महत्वाकांक्षा के कारण ही सबसे ज्यादा युद्ध होते हैं। तो सबसे प्रबल कारण जो है वो तो यही रहता है। अब इसके अलावा देखो, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग था या चित्तौड़गढ़ था वो मालवा, मतलब दिल्ली से मालवा जाने के और गुजरात जाने के रास्ते के बीच में था। तो ये हमेशा अड़चन डालते थे, शाही सेना को वहां से निकलने में अड़चन होती थी और बीच में ये चीज पड़ती थी। तो इन्होंने सोचा कि इस दुर्ग को तो वैसे भी जीतना ही होगा, तो आक्रमण करना जरूरी हो गया था। ठीक है, तो दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण कुछ इतिहासकार बताते हैं कि पद्मिनी को पाना इनका आक्रमण करना था। पद्मिनी जो थी वो राणा रतन सिंह की पत्नी थी और रानी पद्मिनी के नाम से बहुत, आपने पद्मावत मूवी भी देख रखी होगी सबने, उसके अंदर बहुत विवाद हुआ था। और उसके बाद देखो इसकी स्टोरी जो है, अब पद्मिनी के बारे में देखो इतिहासकार मतभेद रखते हैं। अब मतभेद यह है कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन ने आक्रमण किया, लेकिन कुछ इतिहासकार जो है इस पूरी पद्मिनी की कहानी और पद्मावत को बिल्कुल काल्पनिक बताते हैं, बताते हैं कि ये मलिक मोहम्मद जायसी की कल्पना मात्र थी। वो किस लिए? क्योंकि ये पद्मिनी की जो भी कहानी है वो 1540 में लिखी गई और ये जो युद्ध हुआ था ये इनके सब भिड़ंत हुई थी 1303 की थी। तो लगभग 200 वर्ष का अंतर बीच में आता है। तो इतना अंतर बाद में, मतलब ये कल्पना, अब देखो मान लो 1800 में कोई घटना हुई, उसको अभी अपन लिखते हैं तो अपने हिसाब से कल्पना करके लिख सकते हैं, ये कारण है। अब कहानी क्या थी वो बताता हूं आपको, पूरी हकीकत जो जैसी स्टोरी आपको बता देता हूं। बताते हैं कि श्रीलंका यानी कि सिंहल द्वीप में, सिंहल द्वीप जो है श्रीलंका, वहां का राजा गंधर्वसेन और रानी चंपावती की एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी, पुत्री थी, और उसका नाम था पद्मिनी। ठीक है, पद्मावती भी कहते हैं पद्मिनी भी कहते हैं। तो पद्मिनी थी। अब पद्मिनी की सुंदरता के बारे में मतलब बहुत, जितना कहा जाए उतना कम है। मारवाड़ी में क्या कहते, रूपरो रेलो, तो रूपरो ले लो ही नहीं, वह पद्मिनी ही, मतलब हाथ दिए दाग को लागे। ज्यादातर मारवाड़ी में जो बोले है ना, सब समझ जाए कि हाथ देने से मतलब दाग लग जाए, ऐसी सुंदरता थी उसकी, दूध के जैसी, मतलब सफेद थी, इतनी गोरी, मतलब इतनी गोरी थी और इतनी सुंदर थी। वो राघव चेतन ने इसके बारे में वहां पे अलाउद्दीन को जाके बहुत कुछ कहा कि मतलब इतनी सुंदर है, हाथ दो तो दाग लग जाए, नखून लगाओ तो खून निकल जाए, और मतलब पान का पीक खाती है ना, वो पान खाती है तो उसका पीक यूं गले से उतरता है तो एक एक नस में दिखता है कि अंदर कैसे उतर रहा है, इतनी सुंदर है ना, मतलब सुंदर है, इतनी मतलब बखान कर दी वो राघव चेतन। अब आ रहा है बताऊं आपने स्टोरी। तो ये थी एक सुंदर राजकुमारी राघव चेतन, पद्मिनी। पद्मिनी के पास में एक हीरामन तोता था। हीरामन तोता आपको पता है, वहां गागरोन वाले अपने उस अभ्यारण्य का वैसे भी माना जाता है। तो हीरामन तोते की खासियत होती है कि वो मतलब मानव की तरह हूबहू बोलता है। तो हीरामन तोता था। अब हीरामन तोता जो है एक बार उड़ते उड़ते कहते हैं कि गागरोन आ गया, और गागरोन से एक शिकारी ने उसको पकड़ लिया और शिकारी ने पकड़ के रतन सिंह को बेच दिया। रतन सिंह ने उसको खरीदा। रतन सिंह को, जो हीरामन तोता जो पद्मिनी का था, उसने पद्मिनी की सुंदरता की बखान पूरी कर दी। अब रतन सिंह ने सोचा कि ऐसी भी कोई रूप सुंदरी इस धरती पर है और मुझे पता ही नहीं, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। और ये मन में इच्छा हुई। और रतन सिंह जी बताते हैं कि ये देखो पूरी मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत के अनुसार बता रहा हूं, ठीक है ना, उस रचना के अनुसार। तो बता दे कि रतन सिंह जी जो है श्रीलंका की ओर चल दिए। अब रतन सिंह जी वहां गए, जोगी का वेश बनाकर वहां पे गए। गंधर्वसेन को पता चला कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो जोगी है लेकिन डील डॉल से कोई बढ़िया राजकुमार लगता है। तो गंधर्वसेन ने पूछा कि भैया आप जो है डील डॉल से तो आप मुझे कोई राजकुमार से प्रतीत होते हो, आप जोगी तो लगते नहीं हो, आप कौन हो? तो उसने बताया कि भाई पूरी स्टोरी बता दी कि बात है बाजी, आप री बेटी जो है राजकुमारी के बारे में मैं सुनियो और मैंने खूब पसंद आएगी, तो मैं जो है देखने वास्ते आएगो और मैं जो है ब्याह करने इच्छुक हूँ और मैं मेवाड़ रो शासक हूँ। तो फिर वो गंधर्वसेन को, देखो शासक था, गंधर्वसेन को मजा आया कि भाई ठीक है, अपने जो है पुत्री के लिए एक योग्य व्यक्ति मिल रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ऐसे बताते हैं कि इनके विवाह जो है पद्मिनी का रतन सिंह के साथ कर दिया। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि रतन सिंह ने 12 साल वहां रहकर तपस्या की और उसके बाद में पद्मिनी को जो है अपने प्रेम प्रसंग में, उनके बीच में प्रेम प्रसंग हुआ और उसके बीच में बाद में जो है इनका विवाह हुआ, ये भी बताते हैं। तो मतलब जो भी है,
जो पद्मिनी कुल मिलाकर रतन सिंह की रानी थी और जो बहुत सुंदर थी। एक स्टोरी तो ये है। अब रतन सिंह जो है पद्मिनी से विवाह करके ले आते हैं मेवाड़। मेवाड़ में एक राघव चेतन नाम का ब्राह्मण रहता था, पंडित रहता था। तो उसको भी पद्मिनी का रूप देखा तो वो भी मोहित हो गया, और उसको मतलब पद्मिनी को, वो क्या तांत्रिक था, थोड़े टोने टोट के करता था, तो वो थोड़े प्रयास करने लगा पद्मिनी को पाने के। इसकी खबर जो है राणा रतन सिंह को पता चल गई, और रतन सिंह ने उसको बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत करके वहां से मेवाड़ से निकाल दिया। अब मेवाड़ से निकाला, जब भी कोई शासक निकालता है तो वो निकाला हुआ व्यक्ति जो है उसके विरोधी के पास जाता है या कोई मजबूत शासक के पास जाता है। तो वहां पे वो चला गया अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी के पास गया, पता चला मेवाड़ से आया है अलाउद्दीन खिलजी का। और ब्राह्मण देवता सुनाओ क्या हालचाल है? तो ब्राह्मण देवता जो राघव चेतन थे उसने कहा मेरे तो बढ़िया है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो फकीर है, कहीं भी रह लेंगे, लेकिन आपकी क्या हालचाल है? तो अलाउद्दीन ने कहा अपने भी बढ़िया है, मैं दिल्ली का शासक हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से अपने हरम में बहुत सारी रानियां हैं और यहाँ सब देखो खाने पीने की सारी बढ़िया व्यवस्था है और मौज है, आनंद हो रहा है जिंदगी में। और राघव चेतन के आनंद थारो कोई आनंद तो रतन सिंह रो है कि क्यों यहाँ क्या आनंद है? तो के आपके जो धर्म में जितनी रानियां है ना वो सब जो है वो एक रानी पद्मिनी के आगे सब फीकी है। फिर उसने रूप की मतलब तारीफ की कि हाथ धो दाग लगे, नखून लगाओ खून आ जाए, और पान का पीक यूं उतरता है ना तो यूं नाड़ियों में दिखता है बिल्कुल एकदम, इतनी मतलब जो है रूप सुंदरी है, वो कोमलांगी कहते हैं ना वो है। तो फिर अलाउद्दीन लगा अरे ये ऐसी कौन सी रानी है भाई, हम भी जो है इससे विवाह करना चाहेंगे, ऐसी बताते हैं कि उसकी इच्छा जागृत हुई। और वो एक संदेश भेजते हैं राणा रतन सिंह के पास, क्या भैया आपकी रानी को जो है हमारे हरम में भेज दो, हमें इनकी सुंदरता के बारे में सुनकर अति प्रसन्नता हुई और हम इसे विवाह करना चाहते हैं, हम शाही शासक है दिल्ली के और आप इसे भेज दीजिए। रतन सिंह के बड़ा दिमाग खराब है कहीं थारो के, यूं थोड़ी भेजी जाए, दिमाग के पता नहीं कौन है, कोई राजा है और यूं कर, और दोनों कहे कि मैं नहीं भेजूंगा। सही है राजपूती शासक भाई कोई भी ऐसे थोड़ी भेजेगा, तो क्या नहीं भेजूंगा। तो अलाउद्दीन कहो कि भाई नहीं भेजो तो अपारे लड़ाई होनी लाजमी है, अपार युद्ध हुएला। देखो लड़ाई और युद्ध में फर्क है, लड़ाई छोटी छोटी होती है, युद्ध बड़ा होता है। युद्ध होगा देखी जाएगी, रतन सिंह के युद्ध होगा तो हम डरते थोड़ी है, आजा। तो फिर बाद में बताते हैं कि ये अपनी शाही सेना लेकर और कूच किया और फिर बाद में जो है इनके बीच में युद्ध हुआ। अब युद्ध में भी बताते हैं कि अब देखो बाद की स्टोरी बताता हूँ पूरी, आज आपको स्टोरी इसमें बता ही देता हूं मैं। अब बताते हैं कि अलाउद्दीन जो है घेरा डालकर रखता है चित्तौड़ दुर्ग का आसपास 8 माह तक, कोई बताते हैं 8 वर्ष तक, मतलब इतिहासकारों में मतभेद है। तो बताते हैं कुल मिला के अपन को ध्यान रखना है घेरा डालकर रखता है, लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दरवाजे खोल नहीं पाता है। और वो तो मतलब दुर्ग 50,000 की कैपेसिटी अंदर रह सकते हैं, लिविंग फोर्ट है, अंदर जनता रहती है, खेती होती है, पानी है, सब कुछ, कोई जरूरत ही नहीं है बाहर आने की, तो बढ़िया सब कुछ चल रहा है आराम से। फिर इसने कूटनीति से काम लिया अलाउद्दीन ने कहा कि देखो राणा जी ऐसे तो आप भी बाहर नहीं आ पाओगे और हम भी जाएंगे नहीं, तो ये चलता ही रहेगा सिलसिला। ऐसे करो मुझे आपकी रानी को जो है ले जाना नहीं साथ में, आप खाली, मैंने मतलब बहुत सुन रखा है आपकी रानी के बारे में कि बहुत सुंदर है, आप मुझे खाली एक बार दीदार करवा दीजिए, देखने दे दीजिए खाली, और मैं खुद आऊंगा अकेला अंदर, देखने दे दो, फिर मैं अपनी सेना लेकर चला जाऊं, देखने में तो आप कोई समस्या है कौन? रतन सिंह भी हो के कोई नहीं अपा करा कोई जुगाड़ देख चलो जाइए, ठीक है फालतू भेजा हमारी युद्ध करना नहीं पड़े, ठीक है। फिर उन्होंने बढ़ाया विचार कि ये चीज है, देखो मेरे हिसाब से आप बोर नहीं हो रहे होंगे, और बोर हो जाए तो स्किप करके अपने सीधा इस पे आ जाएंगे, उसको लिख देना। मैं एक बार स्टोरी बता रहा हूं आपको ताकि हमेशा कोई भी आपको पूछता है तो इतिहास मतलब क्या है, किसके अनुसार किसने कहा है, वो थोड़ा ध्यान होना चाहिए। तो फिर बताते हैं कि रतन सिंह ने एक व्यवस्था की कि रानी पद्मिनी का जो चेहरा है एक अंदर तालाब था, और उस तालाब में प्रतिबिंब पड़ेगा, वो एक कांच में दिखेगा और उस कांच में से अलाउद्दीन खिलजी को दिखेगा, ऐसी व्यवस्था की। मतलब डायरेक्ट भी नहीं और डायरेक्ट प्रतिबिंब नहीं, प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दिखेगा, ऐसी उसने व्यवस्था की। अलाउद्दीन खिलजी आता है और देखता है कि मतलब प्रतिबिंब से प्रतिबिंब देखा, फिर उसको लगा कि प्रतिबिंब से प्रतिबिंब में भी इतनी सुंदर है तो हकीकत में कितनी सुंदर होगी, और फिर वो अंदर देखकर जो है अंदर ही अंदर उसके इच्छा फिर से होगी कि अब कैसे भी करके इसको जीतना है। फिर वो बताते हैं कि राजपूती सम्मान, राजपूती जो होती है पूरी परंपरा के साथ में उसको विदा करने के लिए अलाउद्दीन को जो है रतन सिंह वापस जाते हैं और बाहर तक छोड़ने जाते हैं। तब वो चालाकी करके रतन सिंह को दुर्ग से बाहर धक्का देकर शाही सेना बाहर होती है, उनको गिरफ्त करके ले जाते हैं अपने शिविर की तरफ।
ये बताते हैं कि उनको कैद करके ले जाते हैं। अब पीछे जो है रानी पद्मिनी और बाकी के जो सामंत थे वो सब टेंशन में आते हैं और उनको छुड़ाने की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग ऐसा है कि शाही सेना बहुत ज्यादा संख्या में थी, तो उन्होंने ये चाल चली, इनके पद्मिनी के चाचा और भाई थे गोरा बादल, तो गोरा बादल के साथ में मिलकर एक प्लानिंग बनाई कि हम 1600 पालकियां तैयार करते हैं और उसके अंदर जो है रानियों के भेष में सैनिक बैठेंगे और हमारे कुशल लड़ाके सैनिक बैठेंगे और हम वहां शिविर में जाकर उनको ले आएंगे वापस। पद्मिनी ने संदेश भिजवाया कि मैं जो है मेरी समस्त रानियों के साथ में, मैं अकेले नहीं, मेरी समस्त रानियों के साथ में जो है आपके शिविर में आ रही हूं और ये चीज है। फिर वो आप बताते हैं कि संदेश भिजवाती है कि मैं एक दिन जो है अब रतन सिंह की रानी बनकर एक दिन और रहना चाहूंगी, फिर उसके बाद में आपकी बेगम बनकर मुझे रहने में कोई आपत्ति नहीं है। ये पूरी स्टोरी मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार है, ये आपको जो मैं बता रहा हूँ। तो वो बताते हैं अलाउद्दीन सोचता है कि जब मैंने इतना इंतजार किया तो एक दिन और सही, और राणा रतन सिंह और उनको मिलवा देते हैं। तो फिर वहां पे जाकर वो पूरी प्लानिंग पद्मिनी रतन सिंह को बताती है और फिर रतन सिंह और वो वहां से निकल जाते हैं। बीच में शाही सेना को पता चलता है कि वो निकल गए यहाँ से, तो बीच में वो आक्रमण करते हैं। तो गोरा बादल के नेतृत्व में जो मेवाड़ी सेना थी वो उनको रोकती है और गोरा बादल जो है शहीद होते हैं इस युद्ध में। उसके बाद में रतन सिंह भी वीरगति को प्राप्त होते हैं और पद्मिनी 1600 रानियों के साथ में बताते हैं कि जौहर करती है। 1303 की बात है ये, ठीक है, अगस्त 1303। ये चीज मतलब पूरी की पूरी स्टोरी उसकी है। अब इस स्टोरी को मतलब काल्पनिक क्यों बताया है, उसका कारण यह है कि राणा रतन सिंह का जो शासन था पूरा का पूरा वो लगभग 1 वर्ष का ही था, 1302 से 1303 तक का। तो लगभग 1 वर्ष में वो कब श्रीलंका गया, कब वहां जोगी के वेश में रहा, कब पद्मिनी से विवाह किया और कब 8 माह तो मतलब बताते हैं कि इसने घेरा डाल के रखा था अलाउद्दीन ने, तो कब इतना घेरा डाला। तो ये सारी की सारी बताते हैं कि ये सिर्फ मलिक मोहम्मद जायसी की कल्पना है, ऐसा हकीकत में नहीं हुआ था। और इसका काट ये बताते हुए इस चीज को पूरी तरीके से काल्पनिक बताते हैं। और अपन भी सोचते हैं कि 1 वर्ष का ही शासन रहा, तो इतने में ये मतलब ये सब चीजें कब हुई, तो ये हकीकत कल्पना ही होगी, ऐसा बताते हैं। हालांकि इतिहासकार के अनुसार अपन बता सकते हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं कह सकते। मैंने दोनों पक्ष आपके सामने रखे जो आपको जानने जरूरी है। अब बढ़ते हैं आगे कि हुआ क्या। अब चित्तौड़ी डूंगरी पर जो है शाही सेना, देखो यहां से अब ये यहाँ पे आना पड़ेगा अपन को वापस, यहाँ से अपन चले थे। तो जनवरी 1303 में शाही सेना निकलती है दिल्ली से अपने चित्तौड़ की तरफ और वहां से निकलकर जो है चित्तौड़ी नामक डूंगरी पर शाही शिविर डालती है। अब शाही शिविर डाली और यहाँ पे रतन सिंह के जो सेनापति थे, अभी अपन ने बात की थी गोरा और बादल, ठीक है। अब 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर आधिपत्य हो जाता है। स्टोरी पूरी बता चुका हूं मैं, यहां ध्यान रखें। 26 अगस्त 1303, 8 माह लगभग घेरा रहा था और उसके बाद में यहाँ पे आधिपत्य हो जाता है। मेवाड़ी सेना बहुत बढ़िया तरीके से लड़ी और बुरी तरीके से शाही सेना को क्षतिग्रस्त किया था। तो उनकी मतलब इतनी शत विकसित सेना देखकर अलाउद्दीन थोड़ा सा आक्रोश में आ गया और उसे अच्छा नहीं लगा। तो उसने ये आदेश दे दिया कि मेवाड़ की जितनी भी जनता है उनका कत्लेआम कर दिया जाए। तो बताते हैं 30-40 हजार जो है जनता को, जो निर्दोष जनता थी, उनको भी मौत के घाट उतार दिया अलाउद्दीन के आदेश पर। फिर चित्तौड़ को जीतकर जो प्रश्न बनते हैं, चित्तौड़ को जीतकर उसका नाम खिजराबाद रखा गया, ठीक है ना, ध्यान रखना। खैराबाद सिवाना का था, खिजराबाद यहाँ का था। क्यों रखा था? क्योंकि यहाँ पे शासक खिज्र खां को बनाया था, जो अलाउद्दीन का पुत्र था। खिज्र खां को शासक बनाया था, उसके नाम पर खिजराबाद नाम रख दिया गया। अब 1316 के अंदर जो है अलाउद्दीन की मृत्यु होती है, तब तक ये शासक रहता है यहाँ का। मृत्यु होने पर खिज्र खां वापस चला जाता है दिल्ली और यहाँ का जो शासक है वो मालदेव मुछाला या मालदेव सोनगरा, जो कन्नड़ देव का भाई है, उसको बनाकर यहाँ का प्रशासक बनाकर वो चला जाता है। तो ये भी ध्यान रखें, खिज्र खां के बाद में प्रशासक बना मालदेव मुछाला, मालदेव सोनगरा भी आ सकता है, ठीक है, दोनों एक ही है। और पद्मिनी ने जो है इसी दिन 26 अगस्त 1303 को 1600 रानियों के साथ में जौहर किया और ये जो है मेवाड़ का पहला साका कहलाता है। साके में क्या होता है, साइंस वाले स्पेशल ध्यान दें, साका उसे कहते हैं जब जीतने के कोई भी आसार शासक को नहीं लगते हैं, तब क्या किया जाता है इनके द्वारा कि सैनिक होते हैं पुरुष, वो तो करते हैं केसरिया धारण करके, और फिर मतलब कोई बचने के आस नहीं है, वीरगति को ही प्राप्त होना है, हाँ 8-10 को मार के वीरगति को प्राप्त होंगे, ये सोचकर जो है केसरिया कर देते हैं कि वापस आना नहीं है। और पीछे जो है महिलाएं पूरी विधिवत रूप से एक बहुत बड़ा अग्निकुंड होता है, उसमें अग्नि प्रज्वलित करके और उसके अंदर जौहर करती है, यानी कि अपने प्राणों की
आहुति देती है, ताकि वो विपक्षी सेना के हाथ में नहीं आए और उनकी कोई दुर्दशा ना हो, और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए उसमें आहुति दे देती है अपनी। तो ये होता है, और ये दोनों चीजें जहां होती है वो शाखा कहलाता है। एक अर्ध शाखा हुआ जैसलमेर का, जहां 2.5 शाखे हुए थे, और वो जो है अपन जैसलमेर का दुर्ग जब पढ़ाऊंगा उसके बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये जो है शाखे, पहला शाखा दूसरा शाखा ऐसे पूछते हैं, तो ध्यान रखना थोड़ा सा ये चीज। और ये पूरी की पूरी आपके इसकी स्टोरी आ गई। अभी जो है मेवाड़ के 2 शासक बचे हैं जिनके साथ में सल्तनत का संबंध रहा था, वो बताना है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, पूरी की पूरी स्टोरी आप सुन चुके हो। अब देखो वहां पे जो है कत्लेआम किया, जो है बहुत पूरी तरीके से ये सब किया। अब यहाँ पे फिर वो जो है रावल शाखा थी, और रावल शाखा का अंत रतन सिंह के साथ में ही हो जाता है। मैंने कहीं राणा रतन सिंह बोला है यदि उसे, तो आप रावल रतन सिंह समझना उसे, क्योंकि वो रावल शाखा थी, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि वहां पे तो मतलब उस शाखा का तो अंत कर दिया खिलजी ने। तो यहाँ पे अब तो यहाँ इस युद्ध में जो अलाउद्दीन और रतन सिंह के बीच में हुआ था, एक व्यक्ति जो उनके संघर्ष में शहीद हुआ था जिसका नाम था लक्ष्मण सिंह, जो सिसोदा ग्राम के थे। और यहाँ लक्ष्मण सिंह का पोता जो हमीर है, वही फिर सिसोदिया शाखा की स्थापना करता है, यानी कि राणा शाखा की स्थापना करता है, और यहाँ से फिर राणा शाखा मेवाड़ की शुरू होती है। और फिर अब दिल्ली सल्तनत के साथ में इस हमीर के बारे में, अब जैसे ये इनकी स्थापना करता है ना, तो इसको इसलिए मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। किसको? राणा हमीर को, क्योंकि इसने फिर से शाखा की स्थापना करके मेवाड़ के वंश को आगे बढ़ाया था, ठीक है। ये अपने 7 पुत्रों के साथ में शहीद होते हैं लक्ष्मण सिंह, इन दोनों के संघर्ष के बीच में, ठीक है। अब देखो मेवाड़ का उद्धारक कहाँ है, ये ध्यान रखना। अब दिल्ली के साथ में इनका क्या संबंध रहा, तो दिल्ली के समय, इनके समय, ये एमबीटी मैंने लिखा है ना, इसका मतलब है मोहम्मद बिन तुगलक। जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसमें इस तरीके से याद रखना पड़ता है, ठीक है। एमबीटी, एफएसटी, ऐसे फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ऐसे याद रखना है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य इनके बीच में सिंगोली का युद्ध हुआ, ये याद रख लेना। आप सिर्फ एक पंक्ति इसमें याद रखोगे, आपके मेवाड़ से सल्तनत का जो संबंध है वो रहेगा। हालांकि स्टोरी तो बड़ी है, लेकिन वो आपके सिलेबस के अनुसार काम की नहीं है। अब हमीर की जो उपाधियां हैं वो थोड़ी सी बता देता हूं। इसे विषम घाटी पंचानन, वीर राजा और मेवाड़ का उद्धारक इसे कहा गया है। फिर हमीर की ये जानकारी आपके काम की है। फिर दिल्ली के साथ में जो अपन को पढ़ना है सल्तनत काल का संबंध, वो राणा सांगा के साथ रहा है, ठीक है। अब राणा सांगा के लिए यदि देखा जाए, 80 घाव लगे और मतलब सैनिकों का भग्नावशेष, और ये बहुत सारे हिंदू पद वगैरह, बहुत सारी इसकी उपाधियां हैं, और बहुत बड़ी स्टोरी है। पृथ्वीराज उड़ना और ये सब, ये कैसे शासक बना, ये कैसे वहां से मेवाड़ से भाग गया, और फिर बहुत लंबी स्टोरी चलती है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको आनंद आएगा। तो वो बहुत स्टोरी लंबी चलती है। मेवाड़ का तो वैसे बता रहा हूं ना आपको, 15 दिन लग जाएंगे यदि व्यवस्थित रूप से पढ़ाने जाए तो। अपन को ध्यान ये रखना है कि इसके समय यहाँ पे दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। यहाँ लोदी वंश की स्थापना हो चुकी थी और इब्राहिम लोदी यहाँ का शासक था। तो सीधा पहला प्रश्न बनता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में इब्राहिम लोदी के साथ में इनके क्या क्या संघर्ष हुए वो ध्यान में रखना है। वैसे सांगा के समय जो है, वैसे युद्ध जो प्रसिद्ध है वो मैं आपको बताऊं, 3 युद्ध जो कंफ्यूजन वाले हैं वो है आपका गागरोन, खातौली और बाडी, ठीक है। और इसके अलावा बयाना और खानवा के युद्ध जो हुए वो मुगलों के साथ हुए। तो वो इस टॉपिक में आपको नहीं पढ़ने, वो मुगलों के साथ में वो वापस पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन वो अलग से पढ़ाएंगे क्योंकि अपन सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा। अब राणा सांगा का जो गागरोन का युद्ध था वो यहाँ दिल्ली सल्तनत के शासक के साथ में नहीं बल्कि मालवा के साथ हुआ था, ठीक है। तो वो भी अभी इस टॉपिक में अपन को नहीं पढ़ना है। लेकिन उसमें एक चीज आपको यहाँ पे मैं ट्रिक दे दूं कि आप ये ध्यान रखना कि कब्जी नाम से ट्रिक ध्यान रखना। और कब्जी तो सब जाना ही है, बस इस नाम से याद रखना, केबीसी, यानी कि पहले खातौली हुआ, फिर बाडी हुआ, फिर गागरोन हुआ। कई बार क्रम पूछ लिया जाता है, ठीक है। 17, 18, 19 ऐसे हुआ था, 1517, 1518, 1519। तो कब्जी, ये ट्रिक ध्यान रखें। और आपके मतलब कभी कब्जी हुए कौन, ठीक है, आप बिल्कुल समस्या समाधान हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखो राणा सांगा और इनके बीच में खातौली का जो युद्ध हुआ, पहला प्रश्न बनता है कब हुआ, तो 1517 में खातौली का युद्ध हुआ। दूसरा प्रश्न बनता है कि खातौली कहाँ है, तो पीपलदा तहसील कोटा के अंदर खातौली है, ठीक है। अब जैसा इतिहासकार बताते हैं वैसे जो लोकल वहां रहते हैं उनको व्यवस्थित ज्यादा पता होगा। अपन जो इतिहासकार बताते हैं उसके अनुसार बता रहा हूं।
तो आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है, इब्राहिम लोदी इसमें पराजित होता है। राणा सांगा की शक्ति में वृद्धि होती है, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, ठीक है। इसके बाद में बाडी का युद्ध हुआ और धौलपुर में हुआ। जब इब्राहिम लोदी यहाँ के इस युद्ध में पराजित होता है तो इब्राहिम लोदी सोचता है कि बदला लेना चाहिए, मैं दिल्ली का शासक हूँ और मेरे ऐसे कैसे यार इज्जत खराब कर दी, मेरे को हरा दिया, फिर से बदला लूंगा मैं। फिर वो बाडी के युद्ध में वापस हमला करता है, लेकिन राणा सांगा बहुत पावरफुल था, वापस हरा दिया। 1518 में ये युद्ध हुआ और इस समय इनके जो सेनापति थे इब्राहिम लोदी के, वो मियां हुसैन और मियां माखन इसके सेनापति थे इब्राहिम लोदी के, ये ध्यान रखना है। और वापस इसको पराजित राणा सांगा ने कर दिया। फिर इसके बाद में जो राणा सांगा, फिर बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध होता है, लेकिन वो होगा बाबर के साथ, और बाबर था मुगल, तो मुगलों के साथ संबंध उसमें अलग से अपन को पढ़ना होगा। अपना जो मेवाड़ के साथ में जो सल्तनत काल अपन को पढ़नी थी, जो मेवाड़ के साथ में, क्योंकि फिर तो मुगल आने वाले हैं। सल्तनत जो है सुल्तानों का काल था, वो आपके लोधी वंश के बाद में अपने खत्म हो जाता है, फिर तो मुगल काल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सल्तनत काल के मेवाड़ की जो क्लास थी वो पूरी की पूरी इसी क्लास के अंदर आपके सारी चीजें आ गई है। कोशिश की है मैंने कि बिल्कुल सिलेबस के अनुसार चले और जो जरूरी है वो छूटे नहीं और जो अनावश्यक है वो आए नहीं, इस चीज को ध्यान में रखकर और इतनी मतलब तैयारी कर ली है व्यवस्थित रूप से, तो बहुत अच्छी पोजीशन में आप आ जाओगे। बाकी पढ़ने को पूरा अथाह समुद्र पड़ा है, तैरने को पूरा अथाह समुद्र है, कोई रोक टोक नहीं है, बिना बाध्यता के तैर सकते हो, लेकिन थोड़ा संभल कर, कुशल तैराक ही डूबा करते हैं, इसको भी ध्यान में रखना। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।